अंडमान सागर में बेरन आइलैंड का ज्वालामुखी फटा। उसके फटने से 6 महीने पहले 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी भूकंप के कारण, और 3.25 लाख आदमी इंडिया में मरा था। उस ज्वालामुखी के फटने के बाद क्या हुआ कि उस ज्वालामुखी का जो कार्डेरा है, मुंह है, उसका जो व्यास है वो 2 किलोमीटर है। उसमें से 1200 डिग्री का लावा जो है वायुमंडल में फेंका जाता है। 24 घंटे 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट रेडिएशन वायुमंडल में फेंकी जाती है। वो जो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट रेडिएशन वायुमंडल को 24 घंटे गर्म करती हैं, उनसे एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया बनता है। वो अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया मॉनसून के बहुत सारे बादलों को अपनी तरफ खींच के हिमालय के जो पहाड़ हैं, जो स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, नेपाल है, नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं, वो बादलों का जुलूस जो है इधर चलता है। जब वो बादलों का जुलूस इधर आता है तो लगातार बरसात होने से आपको मालूम है कि हिमालय जो बना हुआ है ये एक मलबे का ढेर है। इसमें सेडिमेंट्री कुछ मलबा है और कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ये मलबे का ढेर जो है फालतू बरसात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उतने पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसलिए क्या होता है, जब मलबे के ढेर के ऊपर आप जरूरत से ज्यादा पानी पड़ता है बरसात का, तो वो मलबे का ढेर जो है उसमें से मलबा भी जो है पानी के साथ बहना शुरू हो जाता है। आपने देखा धराली के अंदर क्या हुआ है कि मलबा आया है, बहुत तेज स्पीड से आया है, पानी के साथ आया है। वो जो मलबा आया है उस मलबे के इम्पैक्ट से, उस मलबे की टक्कर से बहुत सारे मकान, बहुत सारे गेस्ट हाउस, बहुत सारे होटल जो हैं वो जड़ समेत बह गए हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है इसका सलूशन क्या है। हमें अंडमान सागर में वो जो ज्वालामुखी फटा हुआ है उसके ऊपर जो अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया बन रहा है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट रेडिएशन से, उसके ऊपर एक जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के उसकी गर्मी की बिजली बनानी है। अगर हम जियोथर्मल पावर प्लांट उसके ऊपर लगा देंगे, उस गर्मी की बिजली बन जाएगी। वो गर्मी वायुमंडल में जाके अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया नहीं बनाएगी, मानसून के बादलों को नहीं खींचेगी। फिर बादलों का जुलूस उत्तराखंड या हिमाचल या जम्मू कश्मीर या नेपाल या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को हर साल बर्बाद नहीं करेगा। ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं उस ज्वालामुखी पे जियोथर्मल पावर प्लांट ना लगाने की वजह से हैं। उसके लगाने की जिम्मेदारी किसके पास है? ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, 502 नंबर कमरे में अटल अक्षय ऊर्जा भवन में बैठे हैं। उनको मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि आप प्रपोजल बना दीजिए ज्वालामुखी के ऊपर जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने का, क्योंकि जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने से उस ज्वालामुखी के ऊपर जो हीट रेडिएशन हैं वो वायुमंडल में जानी बंद हो जाएंगी, मानसून के बादल उधर खिंचने बंद हो जाएंगे, हिमालय के पहाड़ों के ऊपर फालतू बरसात बंद हो जाएगी। मगर वो लोग बहुत सुस्ती कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मंत्री जो हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, उनके घर पे मीटिंग हुई, सारी मिनिस्ट्री बुलाई गई, मेरा लेक्चर को बुलाया गया, अरुण कुमार त्रिपाठी जी को और अनिल कुमार डायरेक्टर को सामने सामने मंत्री जी ने कहा कि आप प्रपोजल बनाइए जियोथर्मल एनर्जी का प्लांट लगाने का, वहां प्रपोजल बनाइए। मगर वो प्रपोजल नहीं बन रहा है। जब तक वो प्रपोजल नहीं बनेगा, जब तक ज्वालामुखी पे जियोथर्मल पावर प्लांट नहीं लगेगा, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया जो है इसी तरीके से मानसून के बादलों को अपनी तरफ खींच के वो हिमालय के पहाड़ों को भेजता रहेगा, और हिमालय जो मलबे के ढेर है उसके ऊपर ज्यादा पानी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसलिए मलबे का ढेर का जो मलबा है वो भी पानी के साथ बहता है। केदारनाथ की तबाही में भी यही हुआ था। एक छोटा सा चट्टान का पीस आके मंदिर के ठीक पीछे आके रुक गया था। उसने पीछे का सारा मलबा, सारे टुकड़े जो थे पत्थरों के, उनको रोक दिया था, इसलिए मंदिर बच गया था। अब दूसरी बात है, अब ये तो रही जड़ प्रकृति, दूसरी है चेतन प्रकृति। हमारा देश देवभूमि भारत कहलाता है। कितने दुख की बात है कि इस देश से बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, गौ माता की हत्या हो रही है। गौ माता को इस धरती के ऊपर रहने का प्रथम अधिकार है। अगर कोई सोचे, राजनीतिक के कोई प्राइम मिनिस्टर सोचे, कोई प्रेसिडेंट सोचे कि मैं डिग्निटरी हूं, नहीं। गाय माता दुनिया की सबसे बड़ी डिग्निटरी है। हमारे यहाँ पुराण के अंदर एक श्लोक आता है, गोभी विप्रश्च वेदेश्च सती भी ब्रह्मवती भी अलुप्तई दानशीलश्च सप्तवी धारते मही। सप्तवी धारते मही, मही का मतलब पृथ्वी।
जी सप्तभी का मतलब सातों ही, 7 विभूतियों के पुण्य कर्म से ये पृथ्वी टिकी हुई है। उस 7 विभूतियों के जब नाम आते हैं तो पहली विभूति है गोभी, गाय ही। दूसरा है विप्रश्च, जो वचन सिद्ध योगी हैं दवाशा ऋषि के मुकाबले के, वो विप्र कैटेगरी में आते हैं। तीसरा आता है वेदश्च, जो मंत्र निष्ठा ऋषि हैं, जिन्होंने वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार किया, जैसे कि वशिष्ठ हैं, जैसे कि विश्वामित्र हैं, जैसे कि मधुचंद्र ऋषि हैं। ये सारे ऋषि जो हैं ये तीसरी कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है सतीपी, सतीपी में आती हैं ऋषिकाएं, जैसे वाक है, उसका देवी सूक्तम है, जिन्होंने जी मंत्र निष्ठा विष्ठाएं थी, वो चौथी कैटेगरी में है सतीपी में। फिर ब्रह्मवादी भी, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, who are enlightened people, the people who have seen the light. There is difference ठीक between है educated डॉक्टर and कपूर, आपने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चीज़ों को रखा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक काम जो सरकार को करना है, आपका लेक्चर भी हुआ, बहुत सारे काम भी वहाँ पर हुए, वो जरा दर्शकों को हमारे सरल भाषा में कपूर साहब जरा बताइए, क्या वो कौन सा काम होना, जियो प्लेट लगनी है, क्या होना है, पावर प्लांट लगना है, क्या क्या आप बताना चाह रहे हैं? अंडमान सागर में बैरन आइलैंड का ज्वालामुखी फटा है 28 मई 2005 को। जैसे एक तंदूर का मुंह होता है, ऐसे उस ज्वालामुखी का मुंह है। उसको हम साइंस की भाषा में कार्डेरा कहते हैं। उसका जो व्यास है, डायामीटर है, वो 2 किलोमीटर है। अब 2 किलोमीटर आप इमेजिन कीजिए कि एक तंदूर हो जिसका मुंह इतना बड़ा हो कि 2 किलोमीटर हो, उसमें से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट रेडिएशन 24 घंटे दिन रात वायुमंडल में पंप होती हैं। तो वायुमंडल में उस गर्मी जाने से एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, जून के महीने में राजस्थान में मैक्सिमम टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 55 को 22 से 22 से गुना करें तो 1100 बनता है। तो राजस्थान जितने बादल खींचता है उससे 22 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होती है उस ज्वालामुखी की हीट में, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया में बादलों को खींचने की। तो आधा मानसून जो है वो अंडमान में जाता है, वहां पर जाकर बादलों का एक जुलूस बन के हिमालय की पहाड़ियों को चढ़ता है। कभी ये जम्मू कश्मीर को बर्बाद करता है, कभी हिमाचल। ठीक है, तो आप क्या चाह रहे हैं, जो वो ऊष्मा है, जो वो ऊर्जा है, उसका यूटिलाइजेशन कर लिया जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं? दोबारा बोलिए। वो जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इसके लिए प्लांट लगना चाहिए, ये बात कह रहे हैं? जियो थर्मल पावर प्लांट लगेगा 1 मेगावाट का। 1 मेगावाट का जियो थर्मल पावर प्लांट लगने से उस गर्मी की बिजली बन जाएगी। वो गर्मी वायुमंडल में जाके अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया नहीं बनेगा, बादलों को नहीं खींचा जाएगा, बादल हिमालय पे जो है कम जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई। हिमालय जितनी बरसात सहन कर सकता है उससे डबल बरसात हो रही है। वो डबल बरसात कौन करवा रहा है? वो ज्वालामुखी करवा रहा है। प्रहलाद जोशी जी ने 2 मीटिंगें की मेरे साथ 11 अक्बर रोड पे, और साइंटिस्टों को, डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी को ओपनली कहा कि आप प्रपोजल बनाइए, जियो थर्मल पावर प्लांट लगेगा ज्वालामुखी पे, ताकि हिमालय के पहाड़ जो हैं, जोशी मठ में जो सब्सिडेंस होती है वो भी उस पानी से होती है। जो केदारनाथ की तबाही हुई, 6000 आदमी मरा, वो भी उस फालतू बरसात से। जम्मू कश्मीर में फ्लड आया, फालतू बरसात जो हो रही है उसके लिए ज्वालामुखी का जियो थर्मल पावर प्लांट लगा के इलाज करना पड़ेगा। और दूसरा, नरेंद्र मोदी को गोरक्षा का केंद्रीय कानून लाना पड़ेगा। गाय माता से जो इन्होंने वादे किए थे, गाय माता का इस धरती पे जीने का पहला अधिकार है, नरेंद्र मोदी का बाद में है। ठीक है प्रोफेसर कपूर, प्रोफेसर कपूर बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है और इस पर प्रोफेसर कपूर ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रखा। अब इतने बड़े विद्वान हैं, बता रहे हैं कि प्रहलाद जोशी साहब से ये बात हो गई और वहाँ वैज्ञानिकों से ये बात हो गई, लेकिन ये अगर इतनी भयानक आपदाओं का कोई हल है और वो उसमें लेट लतीफ़ हो रहा है तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत दिक्कत है, और इसको मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। सतीश चंद्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। इस बीच एक और मेहमान हमारे साथ आशीष गर्ग जी पर्यावरणविद हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सतीश चंद्र, वास्तव में इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है? और जैसे प्रोफेसर कपूर ने भी बताया कि भाई उनकी मिनिस्ट्री मीटिंग हो गई है, एक अच्छा पावर प्लांट लगा के उसका बिजली बन सकती है और हम समस्या से भी हल हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर मुझे लगता है गौर नहीं करा जाना चाहिए क्या सतीश चंद्र?
देखिए, पहले तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक घटना है। और जो लोग, जिन लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। और जो अ, पीड़ित परिवार है, उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। जैसे ही ये घटना हुई, तो उसी समय पे ही 10 मिनट के अंतराल पे जो वहां पे नजदीकी सेना तैनात है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच चुकी थी। जी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री और हमारे जो मुख्यमंत्री, उन्होंने तत्परता के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, वो अभी भी उन्हीं की निगरानी में चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, फायर ब्रिगेड, जो भी आपदा संचालन वाली एजेंसियां हैं, वो वहां पे त्वरित स्तर पे कार्य कर रही हैं और अभी भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आपदा, जो क्लाउड बर्स्ट या बादल फटने की जो घटना हुई है, ये इससे पहले भी वहां पे हुई है। 1971 में भी हुई है, 1991 में भी हुई है, 2003 में भी हुई है। तो ये घटना यहाँ पे अभी पहली बार हुई है, ऐसा भी नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड के साथ आपदा का जो है चोली दामन का साथ हो गया है। आप विगत दिनों में या विगत महीनों से देख रहे हैं कि हमारे जो नियर जो स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, वहां भी यही स्थिति यथावत बनी हुई है। एक महीने से वहां पे प्रकृति जो अपना स्वरूप दिखा रही है। तो वही अभी जो यहाँ पे जो सिग्नेचर जो यहाँ पे घटना हो गई है इस बार हमारे यहाँ मानसून में, वो उत्तरकाशी की घटना है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा पहला और जो अंतिम जो अभी कार्य है, वो यही है कि किस तरह से वहां रेस्क्यू करा जाए। और रेस्क्यू जितनी जल्दी हो सके, जितने लोगों को हम वहां से बचा सके, जितने जीवन को हम बचा सके, वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी बोला कि जान बचाना हमारी पहली प्रायोरिटी है। पहला उद्देश्य हमारा जो है, वहां पे अधिक से अधिक जान बच सके, जीवन बच सके। और उसी और हमारी एजेंसियां भी कार्य कर रही है। देखिए, ये क्या फॉल्ट रहा, क्या पर्यावरण की वजह से हुआ, क्या मौसम की वजह से हुआ, किस विकास की वजह से हुआ, देखिए ये बात की बातें हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, उस पे जो हमारा ध्यान है, वो वहां पे जीवन को बचाना है, रेस्क्यू ऑपरेशन को अच्छे से संचालित करना है कि अधिक से अधिक लोग जो फंसे हुए हैं उनको जीवित बाहर निकाला जा सके। और इसके साथ ही जो ये प्रकरण आएंगे कि ये किसका फॉल्ट रहा, किस वजह से ये घटना हुई है, किस वजह से ये दुर्घटना हुई, किस वजह से ये आपदा आई, वो निश्चित तौर पे एक रिसर्च का विषय रहेगा। और उस पर हमारी सरकार, हमारी केंद्र सरकार, चाहे राज्य सरकार या हमारी विभिन्न एजेंसियां जो इस क्षेत्र पे कार्य करती है, वो निश्चित तौर पे इस पर रिसर्च करेंगी। और एक जो डाटा होगा, वो प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने लाया जाएगा। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि आप विकास विकास विकास, अगर इसी को ही अगर हर चीज को मुद्दा बना के अगर करते रहेंगे कि ये विकास क्यों हुआ, विकास नहीं होना चाहिए, तो एक तरफ देखिए जो हमारा सीमावर्ती जो देश है, वो चाइना है। और चाइना ने वहां अपने पहाड़ों में जो हमारा उनका तिब्बती क्षेत्र है, वहां तक उन्होंने ट्रेन पहुंचा दी। उन्होंने जो रोड हाईवे है, वो उनके हाईवे मार्ग देखिए कितने अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप सिर्फ विकास को नहीं सोच सकते, ये हमारी भी मूलभूत सुविधा है, ये मूलभूत जरूरत है हमारी भी। ठीक अगर है। हमारा प्रदेश सीमावर्ती प्रदेश है, तो हमें विकास भी साथ साथ करना पड़ेगा। ठीक हाँ, बात है। निश्चित तौर पे ये घटना। एक तो ये घटना को लेकर आपकी सोच क्या है, आपकी टिप्पणी क्या है, कि आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने साफ कर दी कि भाई ये विकास चीन कर रहा है, विकास तो हमें करना होगा, विकास तो हम नहीं रोक सकते हैं। मंजू त्रिपाठी। देखिए भाई, इस समय ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही हृदय विदारक जो घटना घटी है, सबसे पहले मैं उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए आगे बढ़ूंगी। देखिए, इस समय अभी प्रोफेसर कपूर साहब ने, बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, उनको के सामने कुछ बोलना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर होगा। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से विस्तार से किस तरह से क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से जियो थर्मल प्लांट लगना चाहिए, बहुत सुझाव, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब का। लेकिन अभी इस समय राजनीति ना करने के हुए इतनी बड़ी दुर्घटना जो घटित हुई है उत्तरकाशी में, हम सब लोग आहत हैं, हमारी आवाजें कांप रही हैं ऐसी दर्दनाक हादसा देख के। 2013 के बाद, केदारनाथ के बाद, आज फिर 5 अगस्त 2025 काले अध्याय में आपदा के मामले में जुड़ गया है। परिवार किस तरह नष्ट हो गए,
किस तरह से तबाही त्राहिमाम बचा हुआ है। बोलते हैं ना, आग और पानी दोनों से खेला नहीं जा सकता। पानी को रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, पानी अपना रास्ता बना लेती। जहां तक हाँ हमें सोचने की बात है, चाहे जो भी सरकारें हों, कि हमें बसावट, खाली विकास ही मुद्दा आप नहीं बना सकते जी। लोगों को तबाह करके विकास नहीं किया जा सकता है। आप देखिए कि चाहे जो सरकार हो, राजनीति की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जनहित की बात करते हुए कहना चाहूंगी कि कोई भी सरकार हो, उसको एक दायरा बनाना चाहिए कि नदी के किनारे 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक कोई घर नहीं बना सकता। जहां तक हिमालय क्षेत्र की पहाड़ियों की बात है, हमारी पहाड़ियां कच्ची है। अभी डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब ने बताया कि जो मलबे से, जो है मलबे के ढेर की पहाड़ियां, इस पर जब अतिरिक्त दबाव आता है, पानी आता है, तो वो बर्दाश्त न करते हुए वो जो है अपना जो पेड़ पौधे सब अपना जड़ छोड़ देते हैं, और इस तरह से आपदाएं आती हैं। और इस पर उचित कार्य नहीं किया गया, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, तो ये आपदाएं थमने का नाम नहीं लेंगी। पता नहीं कितने घर बर्बाद कर देंगी, कितनी जिंदगियां बर्बाद करती आ ही रही है। 2013 में भी ऐसा हुआ और अभी भी यह घटना घटी। अभी तो मृतकों की संख्या जो भी 10-20 बताई जा रही है, लेकिन अभी कितने मलबे में दबे हैं, कितने निकाले जा रहे हैं, क्या है। हाँ, एक बात जरूर सतीश भाई ने कहा कि अभी हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ अपने सेना के जवानों को, आईटीबीपी के जवानों को, एसडीआरएफ के लोगों को, एनडीआरएफ के लोगों को, और जो सामूहिक रूप से जो भी लोग इस राहत कार्य में जुड़े हैं, कितनी जिंदगियां बच जाए, ज्यादा से ज्यादा सबकी कोशिश है। उस कार्य को करने के लिए विपक्ष जो है कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ खड़ी हुई है। जो भी हमारी जरूरत पड़े, सरकार हमें आदेश देगी, हम जरूर करेंगे, क्योंकि ये बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये बात पूरे उत्तराखंड की है, ये बात सबकी है। जिंदगी जिंदगी है, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो। तो इस समय हमें एकजुट होकर काम करें। हाँ, मौसम विभाग की सूझबूझ के कारण आप देखिए कि 2 दिन से उत्तराखंड में विद्यालय बंद है। डीएम के आदेश के अनुसार विद्यालय नहीं खुले थे, नहीं तो पता नहीं कितने घरों के चिराग बुझ जाते। तो ये सब चीजें, जहां जिसकी तारीफ करनी है वो तारीफ करूंगी, लेकिन ये समय यूनाइट होके हम सभी लोग अलग अलग पार्टी से जरूर हैं, लेकिन इस आपदा के घड़ी में हम आपदा में अवसर ढूंढने का काम ना करके हम कंधे से कंधा मिला के सरकार का साथ दें, शासन प्रशासन सबका साथ देंगे, ये हमने ठान लिया है। ठीक बात है। यूकेडी के नेता शांति प्रसाद भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, उत्तराखंड की परिकल्पना यूकेडी ने की और एक सोच थी उत्तराखंड के बारे में, लेकिन यूकेडी कभी पावर में नहीं था, इसलिए अपनी सोच के मुताबिक वो उत्तराखंड नहीं बना पाया, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अभी मंजू जी ने जिस तरीके से चीज़ें रखी कि भाई हम सब लोग जो हैं उत्तराखंड की बेहतरी, और जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं या अभी भी जो मलबे में हैं लोग, हमें उम्मीद है कि वो जीवित बचे होंगे तो उनको कम से कम सेफ किया जाए। लेकिन फिर जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, केदारनाथ त्रासदी के बाद ये सबसे बड़ा हादसा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और बहुत सारी बड़ी भयावह खबरें आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि मैं खुद वो खबरें सुन के डर रहा हूँ, दिल कांप रहा है कि पता नहीं हे ईश्वर क्या होगा, देवभूमि में ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि देवताओं की भूमि है और वहाँ ये जलजला और सैलाब। मोटे तौर पर वो कौन से तत्व हैं, कौन से अवयव हैं जो इस तरह की घटनाओं को बल देते हैं, और जो काम होने चाहिए थे, अलर्ट सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम, वो क्या प्रॉपर हैं? देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो आम जनमानस कहेगा पाप बढ़ गया, उसकी सजा है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखोगे तो बड़ा तार्किक तरीके से कपूर साहब ने बिल्कुल बता दिया कि जिस तरीके से ज्वालामुखी फटा, उसकी गर्मी से बादल पानी को लेकर आते हैं और समय समय पर जगह जगह पर बादल फटते हैं, जिससे नुकसान होता है। बड़ी साधारण सी बात है और वैज्ञानिक तर्क बड़ा सटीक है और बड़ा सही भी है। मगर उनकी नाराजगी भी ये बताती है कि कहीं ना कहीं अनदेखी करने के बावजूद इस तरह की आपदाएं हो रही है, वैज्ञानिकों की सलाह को, रिपोर्टों को अनदेखा सरकारें कर रही है, जिस कारण ये बादल फट रहे हैं। आपका जो मामला है खीर गंगा की टॉप ऊंचाइयों,
बादल फटा और धराली गांव में आपदा आई, सैकड़ों आदमी मलबे के नीचे दब गए, मकान जमींदोज हो गए। उन तमाम परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं जो इस दुर्घटना में के शिकार हुए, जो दिवंगत हुए, उनको हमारी श्रद्धांजलि है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि गंगा के किनारे बनाने के लिए जो मानक है में एनजीटी का स्पष्ट वो है कि 120 मीटर दूर मकान बनना चाहिए। सिंचाई विभाग के मानक हैं कि जिस जगह पर नदी नाले बहते हैं उसके इर्द गिर्द मकान का निर्माण नहीं होना चाहिए। भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट कहती है कि गंगा के किनारे, नदी नालों के किनारे कच्चे पहाड़ों में बड़े मकान नहीं बनने चाहिए। अब आप देख लीजिए, गंगा की मुहाने पे यदि आप अतिक्रमण करोगे तो आप कितने ही ऊंचे हो, जिस दिन बादल फटेंगे ऐसी घटना होना स्वाभाविक है। और आज सब लाचार खड़े हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है कि इस आपदा के पीछे प्रशासन की लापरवाही है। यदि सख्ती से उन जगहों पर होटल वगैरह नहीं बनते तो आज ये स्थितियां नहीं होती। दुर्भाग्य है 82 में गंगा के मुहाने में ताज होटल बना हुआ है। यमकेश्वर के बैरागढ़ के अंदर नदियों में लोगों ने कब्जा करके होटल बना दिए हैं। तो कहने का मतलब है इंतजार कीजिए, कभी बादल फटेगा तो और इस तरह की घटनाएं आपके सामने आएंगी। केदारनाथ के बाद सबक सिर्फ इतना लिया कि नेताओं ने 4-4 मंजिल अपनी वहां पर बना दी। बद्रीनाथ के अंदर जनता आंदोलन कर रही है कि ये प्राधिकरण की आड़ में गंगा के साथ छेड़खानी बंद करो, आंदोलन चल रहे हैं। मगर सरकार है कि वहां पर 10-10 मंजिले मकान बनाकर बद्रीनाथ को भी संकट में खड़ा कर दिया है ब्लास्टिंग करके। अब हम कहेंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो आपदा में भी राजनीतिक अवसर देख रहे हैं। नहीं, कहना पड़ेगा भट्ट साहब, कहना पड़ेगा। इस तरह की घटनाएं व्यथित करती हैं और ऐसे मौके पर जो नहीं कहता है इतिहास उसे माफ नहीं करता, कहना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है उत्तराखंड के अंदर तमाम भूगर्भ वैज्ञानिकों के हरेक चेतावनी को अनदेखा कर कर यहाँ पर अनियंत्रित विकास किया जा रहा है। इसी पैनल में बैठे हुए 2 वैज्ञानिक अभी अपनी बात में जो कहेंगे, उन्हें आपको लगेगा कि ये सरकारें नाम की हैं, केवल विकास के नाम पर नोट कमाना और अनियंत्रित विकास करने इनकी सोच है। अब जो धराली में हुआ है, अब आप देखिए, अगर आप उसकी पिक्चर को देखते हो तो गंगा उधर से आ रही है और ठीक सामने बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े वो बने हैं और ताश के पत्तों की तरह गिर गए जी। तो आप बताइए, वो जो मुहाने को ब्लॉक कर कर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, कभी ना कभी तो इसमें ऐसी घटना होनी थी, जैसे जोशीमठ में हो गया। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जोशीमठ तो एक रेत का ढेर है, वहां पर आपने बना दिया, वो भी टूट कर खत्म हो गया। अभी तक उनके विस्थापन की बात नहीं हुई। केदारनाथ की घटना से आपने क्या सबक लिया? कुछ नहीं। एनडीआरएफ और केदारनाथ में ही भट्ट साहब, केदारनाथ में भी बहुत सारी इमारतें बन गई फिर से। मैं वही कह रहा हूं, होटल बन गए साहब बड़े बड़े, और सारे गुजराती बना रहे। वहां के लोकल पंडे पुरोहित दुकानदार प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस तरह मत करो, बद्रीनाथ खत्म हो जाएगा, केदारनाथ से सबक लो। मगर सुने कौन? जैसे ही इनके ऊपर आवाज उठती है हिंदू खतरे में, बस जैसे हिंदू खतरे में, यही जनता जो इनको सत्ता में बैठा रही है, यही इनकी जाल में फंस रहे हैं। इसलिए हमारा यह कहना है, यदि वैज्ञानिकों के रिपोर्टों के आधार पर उत्तराखंड के अंदर विकास होगा तो निश्चित रूप से ऐसी आपदाओं से बचा जा सकता है। ठीक है। वरना कभी थराली, तो कभी यमकेश्वर के बैरागढ़ में, तो कभी केदारनाथ में, कभी जोशीमठ में, कभी धारचूला पिथौरागढ़ में आप इस तरह की घटनाएं देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, आप और हम डिबेट करते रहेंगे। इंच मात्र फर्क किसी को पड़ेगा नहीं। सरकारों का काम केवल आरोप लगाने वालों के ऊपर तानाशाही करना है और डिबेटों से जो सवाल निकल कर आते हैं उस पर समाधान करने की इनकी कोई मंशा नहीं है। ठीक है। मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूं कि ये तमाम जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, प्रथम दृष्टया तमाम विभागों की अनदेखी कर जो अनियंत्रित विकास हो रहा है, ये उसी का परिणाम है। ठीक है, ठीक है। अरुण शर्मा जी, अभी भट्ट साहब ने बहुत
विस्तार से बहुत खोल कर सारी चीज़ों को बताया कि भाई ये अनियंत्रित जो विकास है, तथा कथित विकास है, उसी के कारण ऐसी चीज़ें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि भाई चीन में भी विकास हो रहा हो तो पहाड़ के अंदर ट्रेन घुसेड़ देते हैं, वहाँ तो इस तरह कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो ये विकास और पर्यावरण दोनों को साथ साथ लेकर कैसे चला जा सकता है? अरुण शर्मा। देखिए, हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने चीन और उत्तराखंड की तुलना की विकास के मामले में, तो मैं उनको ये बता दूं कि चीन के पहाड़ और उत्तराखंड के पहाड़ों में बहुत अंतर है। जैसे जो हमारे नॉर्थ के पहाड़ हैं, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, इनके पहाड़ में और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में भी बहुत अंतर है। दूसरी चीज, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ किस चीज का, लेकिन ज्वालामुखी जो हमारे वैज्ञानिक साहब ने कहा 2005 में पड़ा, लेकिन वहां तो आपदा पहले भी आई, 78 में भी आई, और 78 में इसी स्थान के पास आई थी जब झील बन गई थी, अगर याद हो तो। तब कौन से ऊष्मा उसकी बादलों के साथ यहाँ आई थी? तब तो कोई नहीं आई। उसके बाद बहुत सारी घटना हुई। 91 में नीलकंठ में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, मैं गवाह हूं उसका। हमने 15 दिन तक लगातार नीलकंठ गए और वहां रेस्क्यू किया प्रशासन के साथ। तो तब भी कोई ज्वालामुखी नहीं फटा था। देखिए, हमको ये मानना पड़ेगा, ये वैज्ञानिक तथ्य हो सकता है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पहाड़ में क्लाउड बर्स्ट सामान्य प्रक्रिया है और ये अक्सर होता है। ये 2005 से पहले कई बार हो चुका और उसके बाद भी हो रहा है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अलग तथ्य है। हो सकता है आप सही कह रहे हो, आपने उसके बचाव के उपाय भी दिए हो, सरकार ने उन उपायों पर अमल नहीं किया, ये अलग बात है। लेकिन जो आज की घटना आपके सामने हुई, निश्चित तौर पर वो अनियोजित विकास से संबंधित थी। मैं आपके चैनल में कई बार डिबेट में इस चीज को कह चुका हूं कि जब नदियों के किनारे, खालों के किनारे बस्तियां बस जाएगी और उन बस्तियों के बसते समय कोई रोक टोक नहीं होती। आज तक कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई, कौन तहसीलदार था, कौन एसडीएम था, कौन डीएम था, कौन पटवारी था, जिनके समय में वो अतिक्रमण हुआ, उन पर आज तक कोई जिम्मेदारी आयत नहीं हुई, जिसके कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले बढ़ते हैं। और आपने देखा होगा, क्योंकि नदियों के किनारे ज्यादा सुहावना रहता है, चीजें, लोगों को सुविधा होती है, पानी मिल जाता है वहां। अगर और तो और अगर कोई मर जाए तो उसको जलाने की जगह भी मिल जाती है, लकड़ियां भी मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जब, तो उसे रोका क्यों नहीं जाता? सवाल इस चीज का है। आज की घटना आपने देखी, एक सैलाब आया, लोग चेतावनी देते रहे, सीटी बजाते रहे, जो वहां का तरीका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मकान थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, वो तिनकों की तरह उड़ गई और उसके साथ वो जनता भी उड़ गई जो उन मकानों में थी या मकानों से बाहर वो थी, क्योंकि वो पूरा मार्केट है गंगोत्री के रास्ते का। और उस मार्केट में गाड़ियां भी थी, जो आपके एक वहां केदारनाथ का मंदिर है, वो भी पूरा डूब गया। और उसके बाद किस तरह लोग बचने के लिए प्रयास करते रहे। और जो लास्ट वीडियो आप दिखा रहे हैं वो हरसिल हेलीपैड का है, जहां झील बन गई है। तो ये सारी परिस्थितियां देखिए, ये बिल्कुल सही है। हम अगर प्लान्ड वे में विकास नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहेंगी। और इन दिनों देखिए, जब बरसात हुई है, जगह जगह सड़क बंद, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। आज ही केवल इस क्लाउड बर्स्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जान माल की हानि हुई है, लेकिन आप दूसरे क्लाउड बर्स्ट की बात नहीं कर रहे जो हरसिल के ऊपर हुआ। हरसिल के ऊपर झाला में भी आज ही क्लाउड बर्स्ट हुआ और इस क्लाउड बर्स्ट के बाद हुआ, लेकिन क्योंकि वहां कोई मानवीय बस्ती नहीं थी, कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन स्थितियां यही है कि आज की तारीख में पिछले 48 घंटे से लगातार वर्षा हो रही, और जैसे वैज्ञानिक साहब ने भी कहा,